लड़के वाले मेरी ननद को देखकर जा चुके थे। उनके चेहरे से हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी उनमें। पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कदकाठी की नक्शा भी अच्छे ही कहे जाएंगे। रंग ही तो सांवला है। नकारात्मक उत्तर मिलने पर सब यही सोचकर संतोष कर लेते कि जब कुदरत चाहेगी तभी रिश्ता तय होगा। लेकिन दीदी बेचारी बुझ सी जाती थी। उम्र भी तो कोई चीज होती है। इस मई को दीदी पूरी तरह 30 की हो चुकी हैं। ज्यों उम्र बढ़ती त्यों त्यों रिश्ता मिलना और कठिन हो जाएगा। सोच सोच कर मेरे सास ससुर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन जिस से भी तो संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, ना कम से कम मानसिक स्तर तो मिलना ही चाहिए। एक सांवले रंग के कारण उसे विवाह करके कुएं में तो नहीं धकेल सकते, सोचकर सास ससुर अपने मन को समझाते रहते। मेरे पति रवि दीदी से साल भर छोटे थे, लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी तरह भी होने में नहीं आ रहा था तो मेरे सास ससुर को बेटे रवि का विवाह करना पड़ा था। भी तो हमारा प्रेम विवाह, मेरे परिवार वालों भी मेरे विवाह को लेकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी जोर दिया तो उन्हें मानना पड़ा। आखिर कब तक इंतजार करते। मेरे पति रवि अपनी दीदी को बहुत प्यार करते थे। आखिर क्यों नहीं करते थी। भी तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और इतनी ऊंची पोस्ट पर कि घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। रवि ने मुझे विवाह के तुरंत बाद ही समझा दिया था। उन्हें कभी यह महसूस ना होने दूं कि वे इस घर पर बोझ हैं। उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले उनसे सलाह ली जाती थी। वे भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उनको पाकर मुझे लगा जैसे मुझे अब बड़ी बहन मिल गई है। एक बार रवि ऑफिस टूर पर गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। सास ससुर भी गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन दीदी अभी ऑफिस से नहीं लौटी थी। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। दीदी कार से उतर रही थी। उनकी बगल में कोई पुरुष बैठा था। कुछ अजीब सा लगा कि हमेशा तो ऑफिस की कैब उन्हें छोड़ने आती है, आज कैब के स्थान पर कार में उन्हें कौन छोड़ने आया है। मुझे जागता देखकर उन्होंने पूछा, सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। आपके घर लौटने से पहले मुझे नींद कैसे आ सकती थी है मेरी अच्छी दीदी। मैंने उनके गले में बाहें डालते हुए उनके चेहरे पर खोज नज़र डालते हुए कहा, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज ऑफिस में ही खा लिया था। आप तू जा कर सो। गुड नाइट दीदी, मैंने कहा और सोने चली गई। लेकिन आंखों में नींद कहाँ। दिमाग में विचार आने लगे कि कोई तो बात है। पिछले कुछ दिनों से दीदी कुछ परेशान और खोई खोई सी रहती हैं। ऑफिस की समस्या होती तो वे घर में आवश्यक बताती। कुछ तो ऐसा है जो भाई कम और मित्र अधिक हैं से साझा नहीं कर सकती। और आज इतनी रात को देर में आना, वह भी किसी पुरुष के साथ। जरूर कुछ दाल में काला है। इसी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरा परिवार जानकर बहुत खुश होता। सब उनके खुश के लिए उनकी पसंद के किसी भी पुरुष को स्वीकार करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। इतना तो मैं अपने विवाह के बाद जान गई हूँ। लेकिन बात कुछ और ही है जिसे वे बता नहीं रही है। लेकिन मैं इसकी तह में जाकर ही रहूंगी। मैंने मन ही मन तय कर किया और फिर गहरी नींद की गोद में चली गई। सुबह 6 बजे आँख खुली तो देखा दीदी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है दीदी, आज जल्दी? मेरी बात पूरी होने हो पहले से वे बोली, हाँ आज ज़रूरी मीटिंग है इसलिए जल्दी जाना है। नाश्ता भी ऑफिस में कर लूँगी, देर हो रही है, बाय। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वे तीर की तरह घर से निकल गईं। बाहर जाकर देखा वही गाड़ी थी। इससे पहले कि ड्राइवर तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आवश्यक दीदी किसी गलत पुरुष के चुंगल में फंस गई हैं। हो ना हो वह विवाहित है। मुझे कुछ जल्दी करना होगा, लेकिन घर में बिना किसी को बताए, वरना वो अपने को बहुत अपमानित महसूस करेगी।
रात को वही व्यक्ति दीदी को छोड़ने आया। आज उसकी शक्ल की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पहले से ही घात लगाए बैठी थी। सास ससुर ने जब देर से आने का कारण पूछा तो बिना रुके अपने कमरे की ओर जाते हुए थके स्वर में बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है, इस लड़की को बिना खाए सो जाती है। छोड़ दे, ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए, ना खाने का ठिकाना ना सोने का। माँ बड़बड़ाने लगी तो मैंने उन्हें शांत कराया कि चिंता ना करो, मैं उनका खाना पीना उनके कमरे में पहुंचा दूंगी, वे निश्चित होकर सो जाएं। मैं खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही फोन कट दिया। मैंने अनुरोध करने पर उन्होंने थोड़ा सा खाया। खाना खाते हुए मैंने पाया कि पहले ही विपरीत अपनी आंखें चुराते हुए खाने को जैसे निगाह रही हैं। कुछ भी पूछना उचित नहीं लगा। उनके बर्तन उनके लाख मना करने पर भी उठाकर लौट आई। 2 दिन बाद रवि लौटने वाले थे। मैं अपनी सास से शॉपिंग का बहाना करके घर से सीधी दीदी के ऑफिस पहुंच गई। मुझे अचानक आया देखकर एक बार तो घबरा गई कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैंने उनके चेहरे के भाव भांपते हुए कहा, अरे दीदी कोई खास बात नहीं है, यहाँ मैं कुछ काम से आई थी, सोचा आपसे मिलती चलूँ। आजकल आप ऑफिस घर देर से आती हैं, इसलिए आपसे मिलना ही कहाँ हो पाता है। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, घर चलते हैं। नहीं, बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देगा, पूछ कर तो देखो शायद मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहकर उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फिर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस के ऑफिस से निकली तो वह उनके साथ था। अरे यह तो वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आता है। मेरे मुख बेशक था निकला। मैंने चारों ओर नजर डाली। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं था। दीदी को इजाजत मिल गई थी। उनका बॉस उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगा। मैंने उनको कुरेदने के लिए कहा, वाह दीदी, बड़ी शान है आपकी, आपका बॉस आपको बाहर तक छोड़ने आया। ऑफिस के सभी लोगों को आपके इसी ईर्ष्या होती होगी। दीदी फीकी सी हंस दी, कुछ बोली नहीं। सास भी दीदी को जल्दी आया देखकर बहुत खुश हुई। रात को सभी गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक दीदी के कमरे से उल्टियां करने की आवाजें आने। मैं उनके कमरे की तरफ लपकी। वे कुर्सी पर निढाल पड़ी थी। मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है दीदी, ऐसा तो हमने कुछ खाया नहीं, आपको नुकसान करे। फिर बदहजमी कैसे हो गई आपको? फिर अचानक मेरा माथा ठनका कि कहीं दीदी। मैंने उनके दोनों कंधे हिलाते हुए कहा, दीदी कहीं आपका बॉस सच बताओ दीदी, इसलिए आप इतनी सुस्त। बताओ ना दीदी, मुझसे कुछ मत छिपाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श और सद्भावना भरे शब्द सुनकर वे मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और सकारात्मक में सिर हिलाने लगी। मैं सकते में आ गई कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो गई हो कि अबॉर्शन भी ना करवाया जा सके। मैंने कहा, दीदी आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, बस आप सारी बात मुझे सुना दीजिए। जरूर उसने आपको धोखा दिया है, दीदी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। ए बॉस नए ट्रांसफ़र होकर मेरे ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे से रुचि लेना शुरू कर दी और एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हुई है। घर उनको खाने को दौड़ता है, अकेलेपन से घबरा गए हैं। क्या मैं उनके जीवन के खालीपन को भरना चाहूँगी? मैंने सोचा शादी तो मुझे करनी ही है, इसलिए मैंने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे मम्मी पापा से मिल ले। उन्होंने कहा ठीक है, वे जल्दी घर आएंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी को लेकर घर में सब बहुत परेशान हैं, सब उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि शादी से पहले उनका घर तो देख लूं जिसमें मुझे भविष्य में रहना है। मैं उनकी बातों में आ गई और उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ उनके चेहरे से उनका बनावटी मुखौटा उतर गया। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि यदि मैंने किसी को बताया तो उनके कमरे में मेरे ऐसे फोटो हैं जिन्हें देखकर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक
लायक नहीं रहूंगी। होश में आने के बाद जब मैं पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो मुझे पल भर ही की भी देर यह समझने में ना लगी कि शादीशुदा है। उस समय उसकी पत्नी कहीं गई होगी। मैं क्या करती, बदनामी के डर से मुंह बंद कर रखा था। मैं लुट गई, अब क्या करूं कहकर फिर फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने उनको अपने से लपटते हुए कहा, आप चिंता ना करें दीदी, अब देखती हूँ वह कैसे आपको ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन की बात करते हैं, उसके बाद आपके बॉस से निपटेंगे। आपकी तो कोई गलती ही नहीं, आप डर रही थी, इसी का फायदा तो वह उठा रहा था। अब आप निश्चित होकर सो जाइए, मैं हूं ना, आज मैं आपके कमरे में ही सोती हूँ। और फिर मैंने मन ही मन में सोचा कि अच्छा है, पति बाहर गए हैं और सास ससुर का कमरा दूर होने के कारण आवाज से उनकी नींद नहीं खुली। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद में आ घिरा। अगले दिन दोनों ननद भाभी किसी फ्रेंड के घर जाने का बहाना करके डॉक्टर के पास जाने के लिए निकली। डॉक्टर चेकअप करके बोली, यदि 1 हफ्ता और निकल जाता तो अबॉर्शन करवाना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आ गई हैं। मैंने भावुक में अपनी डॉक्टर फ्रेंड को गले से लगा लिया। वे बोली, सरिता तुम्हें पता है ऐसे कई केस रोज मेरे पास आते हैं। भोली भाली लड़कियों को ये दरिंदगी अपने जाल में फंसा लेते हैं और वे बदनामी के डर से सब सहती रहती हैं। लेकिन तुम तो स्कूल के ज़माने से ही बड़ी हिम्मत वाली रही हो। याद है वह अमित जिसने तुम्हें तंग करने की कोशिश की थी? तब तुम प्रिंसिपल से शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा कर ही दम लिया था। अरे विनीता, तुझे अभी तक याद है सच, वे भी क्या दिन थे। और फिर दोनों खिलखिलाता हंस पड़ी। पारुल के चेहरे पर भी आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट दिखाई दी थी। अबॉर्शन हो गया। घर आकर मैं अपनी सास से बोली, दीदी को फ्रेंड के घर में चक्कर आ गया था, इसलिए डॉक्टर के पास होकर आए हैं। इन्हें बताया है कि खून की कमी है, खाने का ध्यान रखें, 1 हफ्ते की बेड रेस्ट ले, चिंता की कोई बात नहीं है। सास ने दुखी मन से कहा, मैं तो कब से कहा रही हूँ खाने पर ध्यान रखा करो, लेकिन मेरा कोई सुनने तब ना। 1 हफ्ते से ही दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे मुसीबत में छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऐसी भाभी सबको मिले। अरे दीदी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो उस दरिंदगी से निपटना है। 1 हफ्ते बाद हम योजनानुसार बॉस की पत्नी से मिलने के लिए गए। उनको उनके पति का सारा सच्चा चिट्ठा बयान किया तो वे हैरान होते हुए बोली, इन्होंने यहाँ की नाटक शुरू कर दिया। लखनऊ से तो किसी तरह ट्रांसफर करवा कर यहाँ आए हैं कि शायद शहर बदलने से एक कुछ सुधर जाएं, लेकिन कोई कहते हैं हुए वे रूह हंसी हो गई। हम उनकी बात सुनकर अवाक रह गए। सोचने लगे कि इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया होगा। उसकी पत्नी ने फिर कहना शुरू किया, अब मैं इन्हें माफ़ नहीं करूंगी, सज़ा दिलवा कर रहूंगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, इनको इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने कहा, आप जैसी पत्नियां हो तो अपराध कम बढ़ावा मिले ही नहीं। हमें आप पर गर्व है। और फिर हम दोनों ननद भाभी उसकी पत्नी के साथ पुलिस को लेकर बॉस के पास उनके ऑफिस पहुंच गए। पुलिस को और हम सबको देखकर हक्का बक्का रह गया के सहकर्मी भी सख्ते में आ गए। उनमें से एक लड़की भी आकर हमारे साथ खड़ी हो गई। उसने भी कहा कि उन्होंने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दीदी भावुक में मेरे गले कर सिसकने लगी। उनके आंसुओं में सब कुछ कह डाला। घर आकर मैंने सास ससुर को कुछ भी नहीं बताया। पति से भी अबॉर्शन वाली बात को छुपा ली, मगर यह बता दिया कि वह दीदी को बहुत परेशान करता था। सुनते ही उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और बोले, वाह, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी बहन को किसी के चुंगल में फंसने से बचा लिया। बीवी हो तो ऐसी। उनकी बात सुनकर हम ननद भाभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। कहानी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।